हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल बायोटेक पॉलिसी के बारे में। भारत सरकार ने एक नेशनल बायोटेक पॉलिसी भी बनाई है कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में प्राइमरली गवर्नमेंट ने जो कहा है, जो उनके पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंटेंट है इस वीडियो का। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के बारे में, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक इन इंडिया के बारे में, फाइनली हम नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जन्म वैसे तो हुआ था 1986 में और इसके पहले सेक्रेटरी थे डॉक्टर एस रामाचंद्रन, मगर इसका जो आइडिया था वो सबसे पहले डिस्कस किया गया था 1982 में ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द देन उस वक्त की जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी थी टू द कैबिनेट। उन्होंने ये कहा कि पहले एक नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनाते हैं। इस बोर्ड का काम ये है कि ये तय करना कि बायोटेक में इंडिया को क्या करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। बायोटेक उस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका था। इंडिया ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, मगर जब हमने स्टार्ट किया हमने सोचा कि हमको कहाँ पर जाना चाहिए, व्हाट शुड बी आर प्रायोरिटी। तो उस वक्त सोचा गया कि ठीक है, हम एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक बनाएंगे और ये बनाया गया फरवरी 1986 में। और इसका फोकस प्राइमरली था डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पर, क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर और क्रिएटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर। ये हमारा फोकस होगा अगर हम बायोटेक में ओवरऑल प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट था 1986 में। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक बनाया गया तो उसको एक विजन भी दिया गया जो आज भी जिंदा है। इसी विजन पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक काम करता है। विजन में साफ साफ ये लिखा है, ये चीज़ जो है ना आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। विजन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का, अटेनिंग न्यू हाइट्स इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में नई ऊंचाइयां छूना, शेपिंग बायोटेक्नोलॉजी इनटू अ प्रीमियर प्रिसिशन टूल ऑफ द फ्यूचर फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एंश्योरिंग सोशल जस्टिस स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर। तो आप ये नोटिस करोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो मेन विजन है उसमें यह है कि एट इट्स कोर फ़ायदा होना चाहिए गरीब लोगों का। गरीब लोगों के लिए किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनके लिए तरक्की हो। ये एट द कोर विजन है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के। उसके अलावा जो इसके मिशंस हैं, इसी विजन के अंडर मिशन भी लिखे हुए हैं, वो है टू रियलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ बायोटेक, प्रमोटिंग बायोटेक इंडस्ट्री इंडिया में, a well-directed effort, significant investment for generation of products and processes and technologies. Now, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक की विजन ये सब क्यों है, उनका ओवरऑल ये फोकस इन चीज़ों पर क्यों है, ये समझने के लिए हमको ये भी देखना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इंडिया में ऑलरेडी आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। हमारे बहुत सारे जो शहर हैं वो आईटी टेक्नोलॉजी पर काम करके ही इंडस्ट्रीज़ बना चुके हैं। वहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं, वो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उससे। तो जो क्रांति, जो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज की लहर आई थी आईटी से, वही वैसी लहर बायोटेक्नोलॉजी से भी आ सकती है आने वाले कुछ दशकों में। इससे हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटेलेक्चुअल वेल्थ क्रिएशन इंडिया में, एक्सपैंडिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ना बायोटेक से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होती है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, मान लीजिए कल को हम जो प्लांट का जीन है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करना सीख लेते हैं जिससे एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा और ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, और हम उससे बहुत ही लार्ज स्केल पर सस्टेनेबल फूड सप्लाई डेवलप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर भी हम ये सेंटर खोलेंगे इस टाइप की रिसर्च का, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ओवरऑल एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने, और बायोटेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। तो बिल्कुल चांस है कि आने वाले कुछ सालों में आपको हैदराबाद या फिर पुणे जैसे जो शहर हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के हब बनते हुए देखें। इसमें देखिए पोटेंशियल एरियाज़ क्या क्या होंगे। हम बात कर रहे हैं बायोटेक में वो काम करेंगे, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे और उससे क्या प्रोडक्ट निकल के आ सकते हैं। देखिए उसमें जो इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट होंगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके ज़रिए
आप फाइन केमिकल से लेकर एंजाइम्स, आपको वैक्सीन बनानी है, आपको ह्यूमन बींग्स के लिए ग्रोथ हार्मोन बनाने हैं, आपको एंटीबायोटिक्स बनानी है, वेरियस चीज़ें आप RDNA टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर है ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायो मटीरियल, बायोमास। इसमें प्राइमरली जो आपके प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो है सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रोप्रोटीन, अल्कोहल और बायोफ्यूल्स। फिर है प्लांट और एनिमल सेल कल्चर। इससे इवेंचुअली हम एक बहुत ही इंडस्ट्री खोल सकते हैं फाइन केमिकल्स की, जैसे कि एल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, डाइज, बहुत ही हाई टेक डाइज, मॉडर्न डाइज, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होगा, ऑफ कोर्स मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी बार स्टेरॉइड्स आपको चाहिए होते हैं फॉर पेशेंट्स। उसके अलावा सोमैटिक एम्ब्रियोज और इंटरफेरॉन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये सब चीज़ें हैं, इस पर हम काम कर सकते हैं थ्रू दिस। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एक बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। फिर बायोफ्यूल तो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें तो आप इंडिया को मैं कहूँगा इतना काम करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, हमें पे करना पड़ता है कंट्रीज़ को, हमारा फिजिकल डेफिसिट भी उससे बढ़ता है। तो अगर हम बायोफ्यूल पे फोकस करते हैं, जो अभी अकेले हम कर भी रहे हैं थ्रू द एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, उसके ज़रिए हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचा सकते हैं एंड इट विल बी ग्रेट फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। तो बायोफ्यूल्स में देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसमें मैथनॉल को ही डाल सकते हैं, हाइड्रोजन बसेस की बात कर रहे हैं हम, उसके अलावा मिथेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट एंड एक्वाटिक वीड्स, वेरियस चीज़ें हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है। फिर एंजाइम्स, फर्मेंटेशन और प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। इन्हीं के बेसिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल सकती हैं, वो रोज़गार प्रोवाइड करेगी और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंटेलेक्चुअल वेल्थ क्रिएशन होगा, मतलब कि यहाँ पे रिसर्च वर्क होगा, कुछ टेक्नोलॉजी हम खुद की बनाएंगे इंडिया में, वो हम दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपैंडिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया में बायोटेक से रिलेटेड कॉर्पोरेशंस खोल सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस है या टाटास हैं, वैसे इनकी बायोटेक की भी एक फर्म आ सकती है, या फिर कोई एक और बिजनेसमैन खोल सकता है इसको, तो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो दिस इज़ वाई बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो इसमें भारत सरकार का मेन फोकस क्या है? देखो, हमारे देश में अभी जो नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी चल रही है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका आया था स्ट्रैटेजी फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये आई थी सितंबर 2007 में, इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ही लाया था। दिस हैज़ प्रोवाइडेड इंसाइट्स इनटू इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़। जो पहली हमारी स्ट्रैटेजी थी उससे हमको पता लगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और बायोटेक में किस तरीके से एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है, क्योंकि बायोटेक में आप देखोगे वेरियस फील्ड्स में आप उससे फ़ायदा पा सकते हो। तो फाइनली हमने फिर 2015 में सेकेंड नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करी, जिसको हम स्ट्रैटेजी 2 भी कहते हैं। ये काम करेगी 2015 से लेकर 2020 तक। उसके बाद 2020 के बाद हम शायद एक स्ट्रैटेजी 3 भी लेके आएंगे। तो स्ट्रैटेजी 2 जो है विच वॉज फ्रेम्ड आफ्टर अ वाइडर कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। स्ट्रैटेजी 2 का जो मिशन है ये आपके सामने है। प्रोवाइड इम्पेटस टू यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड टूल्स फॉर एडवांटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बेसिकली मानवता के कल्याण के लिए किस तरीके से हम नॉलेज और टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर लॉन्च ए मेजर वेल डायरेक्टेड मिशन बैक्ड विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेशन ऑफ न्यू बायोटेक प्रोडक्ट्स। नाउ बायोटेक प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं। बायोफ्यूल हो सकता है, आप कोई बायो फर्टिलाइजर बना रहे हो वो हो सकता है, वेरियस चीज़ें हो सकती हैं। बस आपको एक प्रोडक्ट प्रॉपरली बनाना है, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसके बेसिस पर एक इंडस्ट्री आप खोल सकते हो। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का साथ देगी जो बायोटेक प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं। फिर है एम्पावर्ड साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली इंडियाज इनकम्पेरेबल ह्यूमन रिसोर्स। आबादी बहुत बड़ी है, लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो बायोटेक को पढ़ें, इवेंचुअली उस फील्ड में जाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर फोकस करना। फाइनली एक लार्जर यहाँ पे गोल ये है कि इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये हमारा एक लार्जर गोल है। इसके लिए हमने ये भी सोचा है कि बहुत सारा फंड हम इकट्ठा करेंगे। प्राइमरली यहाँ पे बात की जा रही है $100 बिलियन की बाय 2025। इसमें जो मेन टारगेट्स हैं हमारे वो ये आपके सामने हैं।
पहले तो है मेकिंग इंडिया रेडी टू मीट द चैलेंज ऑफ अचीविंग $100 बिलियन बाय 2025। तो इतनी बड़ी हम इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं 2020 तक बायोटेक की। उसमें प्राइमरली 4 मेजर सेक्टर में बायोटेक का हमारा फोकस होगा। एक तो है हेल्थ केयर, फिर है फूड और न्यूट्रिशन, खाना भी और खाने में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। फाइनली क्लीन एनर्जी एंड एजुकेशन। उसके अलावा पूरे देश में हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ट्रांसलेशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं अक्रॉस द कंट्री विद ग्लोबल पार्टनरशिप। इसमें 5 नए क्लस्टर बनेंगे, उसमें 40 बायोटेक इंक्यूबेटेड हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक टारगेट है इंफ्रास्ट्रक्चर का इन टर्म्स ऑफ बायोटेक। और फाइनली स्ट्रैटेजिक एंड फोकस इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल, ए लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन काउंसिल। तो एक बायोटेक का एजुकेशन काउंसिल भी हम इवेंचुअली बनाएंगे। तो ये है एंड हमारे लेक्चर का और नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी।